KBRs. Education Beyond Proficiency. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केबीआर्स में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह जो है इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान का विभिन्न पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो है संविधान का ओरिजिन कैसे हुआ, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान का क्या क्या कार्य है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए जो हम लोग बुक जो है लेके चलेंगे इस सीरीज में, वह हमारे पास 4 बुक है। एक भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, दूसरी जो बुक है वह है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है। इसमें भी काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो इस कंटेंट को भी इसमें लेके चलेंगे। साथ ही साथ लुसेंट का जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे भी को इसमें समाहित कर लेंगे, और साथ ही साथ डीडी बसु को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास कुल मिला के 4 किताबें होगी, और इन्हीं चारों किताबों को मिला के हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप लोग इस पूरे सीरीज को देख लीजिएगा तो आप लोगों को पॉलिटी की प्रिपरेशन के लिए और कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला सवाल यह है कि आखिर संविधान होता क्या है। दोस्तों किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। यदि नट सेल में बोले, शॉर्ट में बोले, तो संविधान क्या है? संविधान एक तरह का जो है सेट ऑफ रूल है, यानी कि किस तरह से सरकार चलेगी, सरकार का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, सरकार के पास क्या अधिकार है, नागरिक के पास क्या अधिकार है, नागरिक का क्या कर्तव्य है, आदि बातों को इसमें समाहित किया जाता है। तो इसलिए संविधान का यदि डेफिनेशन को भी देखें तो इसमें दिया हुआ है कि संविधान जो देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च का मतलब है कि इससे ऊपर कोई भी कानून नहीं होता है। इसके अलावा जितना भी कानून बनेगा वो सारा का सारा इसी में समाहित होगा। इसके अंदर नहीं रह के जो है यह कानून काम करेगा, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। और यदि वो जाने का प्रयास करेगा तो वो नल एंड वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। राइट। तो इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इसे कानूनी पवित्रता भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यदि उसको लीगल सेंटिटी प्राप्त नहीं होगा, उसको लीगल बैकिंग नहीं होगा, तो फिर वह संविधान संविधान नहीं रह जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, परिवार में कई सदस्य होते हैं, सबका अपना कर्तव्य होता है, सबका अपने अधिकार होता है। वैसे तो वहाँ पे कोई ऐसा लिखित फॉर्मल दस्तावेज नहीं होता है, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस होता है कि किस तरह से हमें एक दूसरे के बीच व्यवहार करना है, किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। यदि हम लोग संसद के वेबसाइट के अनुसार देखें तो संसद का वेबसाइट भारत के संविधान के बारे में बात करता है। तो संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उनके संगठन, जो सरकार हुआ, संगठन हो गया, संगठन का मतलब जो अलग अलग जो संस्थाएं होती है, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, तो इस तरह के जो संस्थाएं हैं उनके जो मौलिक बुनियादी संहिता यदि वो किस तरह से वर्क करेगा, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए वो भी दिया हुआ है, प्रक्रिया कौन सा अपनाएगा, उसकी शक्ति क्या होगी, उसका कर्तव्य क्या होगा, ये सारी बातें जो है इसी में दिया हुआ है। तो साथ ही साथ वो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को भी निर्धारित करता है, यानी कि नागरिक के पास कौन सी अधिकार होगी, साथ ही साथ नागरिक का कर्तव्य क्या होगा, ये सारी बात इसमें समाहित है। जैसे नागरिक का अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, साथ ही साथ जो मूल कर्तव्य भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सारी बातें जो है कहाँ पे? संविधान में ही दिया हुआ है। अब यदि संविधान को थोड़ा सा और भी डिकोड करने का कोशिश करें तो इस हम लोग देखते हैं कि संविधान एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें राज्य के बारे में कई अनुच्छेद शामिल है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य का गठन कैसे किया जाना चाहिए, उसे किन मापदंडों का पालन करना चाहिए, आदि बात जो अभी हम लोगों ने देखा था उसी चीज को यहाँ पे संक्षिप्त में बताया गया है। तो यह एक संक्षिप्त दस्तावेज होता है। ये क्या है? एक संक्षिप्त दस्तावेज है। उसमें जो है
अनुच्छेद, भाग, शेड्यूल, ये सारी चीज जो है समाहित होता है। यदि संविधान को नटशेल में देखें तो संविधान क्या है? संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह जो है निम्नलिखित कार्यों को करने का प्रयास करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या क्या जो है काम करने का प्रयास करता है, उसका क्या क्या कार्य है। तो दोस्तों, दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह जो कहते हैं, दस्तावेज तो यहाँ पे एक दस्तावेज हो गया ये, लेकिन यदि दस्तावेजों का समूह का बात करें तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे दस्तावेज होते हैं। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वह कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे दस्तावेजों का समूह है, वहाँ पे चार्टर एक्ट है, वहाँ पे बाय लॉ है। तो इस तरह के जो दस्तावेज है यूके में, उसी को संविधान कहा जाता है। इसीलिए संविधान जो दस्तावेजों का समूह भी हो सकता है। जो संविधान का कार्य है, तो देखिए संविधान का कार्य क्या है। पहला कार्य है बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना, यानी कि किस तरह का नियम होगा, कैसा जो है लॉ होगा, किस तरह का जो है रूल होगा, ये सारी बातें संविधान में समाहित रहता है। यह बताता है कि समाज के सदस्यों के बीच किस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे न्यूनतम समन्वय। न्यूनतम समन्वय का मतलब है कि समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न एथनिसिटी, विभिन्न क्लास के लोग रहते हैं, उसके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वह समाज चलेगा ही नहीं। यानी कि समाज सदस्य है उनको एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यानी समन्वय के साथ रह पाए। इसीलिए इसको जो है न्यूनतम समन्वय की अनुमति देने वाला भी बताया गया है। अगला कार्य है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यह तय करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाए। ये सारी बातें कहाँ है? संविधान के अंदर में दिया हुआ है। तीसरा कार्य है संविधान का कि सरकार अपने नागरिकों पर क्या लागू कर सकती है, यानी कि कौन कौन से रूल लागू कर सकती है, उनकी क्या सीमाएं है, कितना वह लागू कर सकती है, ये सारी बातें भी इसमें दिया गया है। और सीमाओं इस अर्थ में मौलिक है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी संविधान में बता दिया गया है। संविधान का चौथा कार्य है सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बना, यानी समाज के का जो आकांक्षा है। साथ ही न्यायपूर्ण समाज, यहाँ न्यायपूर्ण समाज का मतलब है जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब है कि जिसका जितना ड्यू है, मान लीजिए कोई 1 घंटा काम करता है और कोई 3 घंटा काम करता है, क्या दोनों को बराबर मिलना चाहिए? ये जस्ट का मतलब ये नहीं होता। इसने जितना एफर्ट लगाए हैं तो इन दोनों का जो है जितना ड्यू है उसको मिले, इसे ही जो है न्यायपूर्ण वितरण या न्यायपूर्ण समाज या जस्ट सोसाइटी कहते हैं। अंततः संविधान लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। हम इंडियन है, ये कैसे जो है डिसाइड होता है? ये संविधान से डिसाइड होता है कि हम इंडियन है। ये पहचान हमें संविधान से ही मिलता है। लोग केवल मूल संविधान के माध्यम से ही अस्तित्व में आते हैं, नहीं तो हमारा कोई भी पहचान नहीं है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि संविधान का शुरुआत किस तरह से हुआ। दोस्तों, प्राचीन संविधान का विचार देखें तो वह ग्रीस से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रीस एक तरह से बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें वहाँ पे शुरुआत में थे, लेकिन काफी सारे फिलोसोफर, दार्शनिक, विचारक वहाँ पैदा हुए, जिसने उस सोसाइटी को प्रभावित किया और उसका विचार वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में किसी न किसी रूप में पहुंचा। सबसे पहला था वो था सोलोन का सुधार। लगभग ये 594 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, एक शासक होने के नाते सोलोन ने काफी सारे सुधार लाया था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने न्यायिक पद पर जो जज होता है, जो न्यायाधीश का पोस्ट होता है, वो आम लोगों के लिए खोल दिया। रोमन गणतंत्र लगभग जो है 509 से 27 में यहाँ पे शक्तियों के संतुलन, यानी किसके पास कितना शक्ति होना चाहिए, इसे 12 तालिकाओं का कानून भी कहा जाता था। इसका भी कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक विकास पे प्रभाव पड़ा। अगला जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह है मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा है जो कि 1215 ईस्वी में साइन किया गया था। इसमें जो है जो सरकार या सम्राट का जो शक्ति था उसको सीमित किया गया था। साथ ही साथ वहाँ के नागरिक थे उसके लिए कुछ न कुछ नया जो है अधिकार प्रदान किया गया। तो मैग्ना कार्टा जो है मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसने जो है दुनिया भर के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोग यदि आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना था वह था अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति एक ऐसा घटना था जिसने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया और पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का विकास हुआ। दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान की बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
जो कि 1787 में अपनाया गया। इसी अमेरिकी क्रांति के बाद दुनिया का या इतिहास का कह सकते हैं जो पहला लिखित राष्ट्रीय संविधान था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो किस देश का सबसे पुराना लिखित संविधान है, तो आप लोगों को याद रखना है वह है अमेरिका का संविधान। उसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसका भी कहीं न कहीं यूरोप के अन्य देशों पर इसका प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे करके यूरोप में भी संवैधानिक विकास जो है हुआ। अब हम लोग टाइप्स ऑफ संविधान को देख लेते हैं दोस्तों। संविधान का टाइप्स कितना होता है, किस तरह का होता है, तो एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित का मतलब होता है जो कि एक दस्तावेज के रूप में होता है, एक दस्तावेज, सिंगल डॉक्यूमेंट्स। तो इसको जो है हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान, ये सब लिखित संविधान है। लेकिन वहीं यदि अलिखित संविधान की बात करें तो इसमें अलिखित का मतलब यहाँ कतई नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, यह भी लिखा हुआ ही होता है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ सिंगल दस्तावेज नहीं होके यहाँ पे मल्टीपल दस्तावेज होता है। यूके में क्या है कि यहाँ पे चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट का समूह है, वही सभी चार्टर एक्ट के समूह को मिला के उसे संविधान कहा जाता है। तो यही अंतर होता है लिखित और अलिखित में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है, तो यूके जो है लोगों को मार्क करना है। अब एक होता है जो कठोर संविधान, और दूसरा होता है लचीला संविधान, और तीसरा होता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। देखिए कठोरता का मतलब क्या है, किसी भी संविधान कितना आसानी से उसमें संशोधन ला सकते हैं, उसी को जो है रिजिड संविधान या लचीला संविधान कहा जाता है। जो कठोर संविधान का उदाहरण देखें तो यह अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान को संशोधित करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं यदि भारतीय संविधान को देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान इस तरह की कैटेगरी में आता है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। क्योंकि भारतीय संविधान का जो कुछ प्रावधान है उसे आसानी से अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भाग है जिसमें यदि संशोधन लाना हो तो उसको एक विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। यदि यदि फ्लेक्सिबल संविधान की बात करें तो यूके का संविधान इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यूके के संविधान को अमेंड करना काफी आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है इकाईवादी संविधान और संघीय संविधान। इकाईवादी संविधान का मतलब है, इकाईवादी संविधान का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक सरकार होती है, यानी कि यहाँ एक सरकार है और यही सरकार पूरे टेरिटरी यानी पूरे एरिया जो होते हैं उसको गवर्न करते हैं, उसका शासन चलाते हैं। लेकिन वहीं यदि संघीय संविधान की बात करें, एक सेंट्रल लेवल पे होता है, एक राज्य लेवल पे होता है। जैसे भारतीय संविधान, भारत क्या है, एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि संविधान में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति और कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। यूके का जो संविधान है, यूके का संविधान जो है इकाईवादी संविधान है। फ्रांस का जो संविधान है ये क्या है, इकाईवादी संविधान है, क्योंकि सिर्फ एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरी टेरिटरी को यही कंट्रोल करता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में दें।